तो ये जितने भी दुनिया भर में ईवी में काम हो रहा है, यू आर फॉर श्योर कि ये इवेंचुअली हाइड्रोजन में ही मूव कर जाएगा। इंडिया का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग, चाहे शिपिंग में बात हो रही है, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक बना रहा है, जो भी है, ये कभी भी बाहर वालों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है? तो अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज एंड द वे हमने डिसाइड किया था या डिस्कस किया था, तो उसको एक अप्लाई करते हैं एक चार्ट पे। या फेस टू फेस के वीडियो नंबर 243 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज और आज हम फेस टू फेस कर रहे हैं ट्रेडिंग में, जहां पे सिंपल भाषा में आपको ज़बरदस्त ट्रेडिंग करना, ज़बरदस्त पैसा बनाना और मज़े करना सब कुछ सिखाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शिवाजी। थैंक यू विवेक जी। तो शिवाजी के बारे में हमने कल वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें आपने देखा था क्या? नहीं देखा? वो वीडियो देखिएगा। शिवाजी का लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। देखने में बहुत छोटे छोटे से लगते हैं ये, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसी इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं जो अभी काफ़ी हॉट है जी, है ना? जी बिल्कुल। ईवी, ऑटोमोबाइल, Exactly. पूरा दुनिया इसी के बारे में बात कर रहा है अभी। बिल्कुल। तो आपके लिए तो बहुत ईजी होगा ईवी स्टॉक्स में ट्रेड करना। फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट मुझे लगता है आगे जाके ये जो सेक्टर है ईवी, दैट कैन शिफ्ट टू हाइड्रोजन। हाँ, सो ईवी इज इट्स अ बैटरी रिलेटेड थिंग। तो वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट कैन बिकम हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। करेक्ट। So it can be a pit stop because the industry wants you to shift from conventional energy to the alternative energy. So मुझे लगता है कि आगे बहुत अच्छा स्कोप है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स रिलेटेड, प्लस the technology which is gonna run these kind of energy systems. राइट। So I think बहुत बड़ा स्कोप है and it's quite interesting going forward. एटलीस्ट एक डेकेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। इंटरेस्टिंग। अरे शिवाजी वैसे टेक्निकल्स में बहुत डीपली घुसे हुए हैं, तो हम उनसे टेक्निकल्स एनालिसिस करके कैसे बड़ा पैसा बनाते हैं वो सीखेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे मौका मिला है तो मैं चौका मारूंगा। अभी मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो। ये जो एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है दुनिया में जी, आई एम ऑल्सो टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। ये जो आपने कही बात है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो ईवी की तेजी जी हमको जो दिख रही है ये टेम्परेरी है, जी, राइट? और उसके बाद हाइड्रोजन आएगा। जी। क्या 5 मिनट ये पूरा, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, जी 5 मिनट इस पर स्पेंड कर सकते हैं कि ये क्या है ट्रांजिशन? हम पहले क्या थे, ईवी गाड़ियाँ क्या हो रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, और इसमें किस तरह के सेक्टर्स को बेनिफिट मिलने वाला है? जी। अगर आप देखेंगे ना, इसमें दो सिस्टम्स है। एक मेन आपका बैटरी ईवी है, तो बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है, वेर इन यू हैव लिथियम आयन एज अ सोर्स, ठीक है, एंड देन यू हैव हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ओके, तो ये एनर्जी सेक्टर अगर आप निकलेंगे यहाँ से, तो उसके बाद क्या आता है सिस्टम कार में, वो परमानेंट रहेगा। ओके, तो ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी विल चेंज। सो बाकी जो रिलेटेड है, जैसे कि ड्राइव कंट्रोल सिस्टम है, द सिक्योरिटी सिस्टम होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इंफोटेनमेंट है, जैसे कि मदर सेंसुमी है, वायरिंग भी बना देती है। इसमें ज़्यादातर नहीं होगा, बट व्हेन यू लुक एट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स विद इन द कार, दैट विल रिमेन द सेम। आपका कन्वेंशनल जो इंजन है वो सब नहीं रहेगा, बट अदर स्टफ्स विल रिमेन। एंड जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम आ गया, अभी रडार सिस्टम है, तो इनके जो रिलेटेड है दे विल रिमेन कॉन्स्टेंट, only the source of energy will change. So someone might come with something else as a source of energy, okay, but the remaining जो technology है that will remain same. So वो जो sector है या the stocks or the companies which are involved in that, they have a great potential. समझ गया। क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी एनीथिंग, सोलार भी हो सकता है आपका, करेक्ट, ठीक है, जो बाकी जो है सिस्टम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। करेक्ट। सो वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब टेस्ला है जी, वो बैटरी ड्रिवन ईवी में है, बट उतनी बड़ी है जी, करेक्ट। अब आप कह रहे हैं हाइड्रोजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जी, जिसमें रिलायंस भी बहुत बड़े रूप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आई थिंक दे विल बिकम क्वाइट अ वेरी बिग प्लेयर इन दिस डोमेन। तो ये जितने भी दुनिया भर में ईवी में काम हो रहा है, यू आर फॉर श्योर कि ये इवेंचुअली हाइड्रोजन में ही मूव कर जाएगा, इंक्लूडिंग टेस्ला, इंक्लूडिंग एनी, चाइना का आपने कहा कि
नाउ दे आर वेरी लार्ज इन ईवी. एग्जैक्टली. तो दिस इज क्लियर कट आपको दिख रहा है, क्योंकि आप जर्मनी में बैठे हैं ना, जी. तो मुझे पता है आप लोग को बहुत कुछ दिखता है जो इंडिया में बैठ के हमको समझ में नहीं आता, और हम तो कलकत्ता में बैठे, हमको तो ऐसे नहीं समझ में आता. जी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. 2019 में फ्रैंकफर्ट ऑटो शो हो गया, मतलब हर साल होता है. आई वॉज देयर. अच्छा. तो बॉश जो है इज द बिगेस्ट सप्लायर टू मेनी ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. राइट. ठीक है. राइट. तो आप सोचो, बॉश इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में है ही नहीं उनका सर्विस. अच्छा. तो दे आर इन्वेस्टिंग 1 बिलियन यूरोज इन हाइड्रोजन रिलेटेड. अच्छा. तो वो क्यों नहीं गए? सोचने वाली बात है. ठीक है. एंड दूसरा, जैसे कि टेस्ला हो, आई थिंक उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया है. देखिए, टेस्ला कल जाके बोलेगा मैं सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम. तो ही हैज पेनिट्रेटेड द मार्केट एंड हिज प्रोडक्ट इज ट्राइड एंड टेस्टेड. ठीक है. देन इट डज नॉट बिकम दैट इजी फॉर हिम टू सेल अगेन, इन माई ओपिनियन, बिकॉज माई मार्केटिंग नॉलेज इज लिटिल लेस, बट जो है मतलब मेरे आइडिया से मैं बता रहा हूँ. प्लस आप देखो, यूरोप इज लैगिंग इन टर्म्स ऑफ ईवीज. चाइना बहुत तेजी से आगे निकल गया. And then you have Tesla. Apart from these two players, like BYD है, MG है, to large extent, and there are like Xiaomi अभी recently लेके आया. If you see after that, there is a huge price cut down in Tesla also because उनके पास competition नहीं था. तो Europe has missed this journey. They are lagging. So now to pick up that sector or segment, it's quite difficult. They have lost the race, in my opinion, to be very frank. That's why आप देखो Volkswagen, which is one of the largest automaker in Europe, they are beaten down and by Tesla, BYD and everybody. So going forward, in my opinion, the players who have penetrated the market already, they'll just change the source of energy, and the rest of the things they'll keep it as it is. And then, as I said, the product which is tried and tested, they have the advantage. Right. So Tesla has still an edge over many other companies because worldwide acceptable हो गया अभी. सही. जी. यही एक साइन होता है वर्सेटाइल एंड डायनेमिक पर्सन का, कि बात कुछ और करने आए थे, कुछ और कर दिया और जवाब भी मिल गया. वेरी गुड शिवाजी. I hope my answer is satisfying you because my knowledge is little bit limited also. But I appreciate कि आपने जवाब देने की कोशिश की. जी, थैंक यू. नहीं तो कोई मुझे बोल सकता था कि वीडियो बंद कर दो, मुझे ये क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है. बट ही वॉज जनरस इनफ, बिकॉज आप उस इंडस्ट्री के हैं तो आप कुछ तो जवाब दे ही सकते हैं हमको. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पीपीटी आपके सामने शिवाजी जी. एंड कैन आई यूज द दा आपका साथ में? शिवाजी दा बोलूं आपको? नहीं ऐसे मन कर रहा है मुझे दा बोलने का साथ में. नहीं इतना बड़ा नहीं. अच्छा ठीक है. यू कैन कॉल मी शिवाजी. चलो शिवाजी, तो पीपीटी आपके सामने है. टेक अस थ्रू दिस जर्नी ऑफ लॉट ऑफ पीपल वांट टू लिव द जर्नी व्हिच यू आर लिविंग नाउ. बिल्कुल. देखिए, मेरा जो ट्रेड्स है, ओके, दैट्स टोटली ऑन टेक्निकल्स. मैं बहुत कुछ फंडामेंटल ट्रैक नहीं करता हूँ. एज यू ऑलरेडी नो, माई बैकग्राउंड इज टेक्निकल इन द सेंस टेक्नोलॉजी पे. प्लस आई डोंट बिलोंग टू फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सो आई थिंक लर्निंग टेक्निकल वॉज क्वाइट ईजी एंड टू फॉलो. ठीक है. जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इट्स टोटली प्योरली टेक्निकल्स. एंड जो भी मेरा ट्रेड्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट होते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस. सो द ब्रेकआउट ओडिसी ऑफ एपिक जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम, विच आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली. ओके. तो उससे पहले जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. So I'm the founder and CEO of Samarth Equities Portfolio Managers, which is a domestic AIF, and there is a FPI which is coming up in Gift City. All right. So you would have seen me talking about PSU, PSC, Realty Auto in the last 2-3 years. So how did we pick this? So what was the logic? So that we will decide. एंड मैं सिल्वर पे क्यों बुलिश हूँ, विच आई कॉल इट ट्रेड ऑफ द डेकेड. सो उस पर भी हम बात कर लेंगे आगे जाके. सो ये मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम. सो दीज आर द कंपनीज विच आई वर्कड and that was my professional background as well. So these are the products I worked in the past and the companies I worked for. So अगर आप पूछेंगे तो मैं फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके कमर्शियल एंड प्राइवेट जेट्स टू कार्स, दिस वाज माय जर्नी. ओके. अच्छा मुझे बताइए ना, ये इमेज देख के क्वेश्चन आ गया. जी बोलिए. ये जो चल रही है बातें कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, ये डिफेंस के अंदर में जो हमारी कंपनीज हैं, PSUs हैं, इतने जो ग्रो कर रही हैं कि इंडिया ज़बरदस्त एक्सपोर्ट करने वाला है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया ऑफ डाउट है कि ये सब कहानियाँ चल रही है? इंडिया का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग, चाहे शिपिंग में बात हो रही है, चाहे
हिंदुस्तान एरोनॉटिक बना रहा है, जो भी है, जी ये कभी भी बाहर वालों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है? जी बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंडिया इज़ अ कम्पिटिटिव मार्केट। अगर आप प्रोडक्ट्स का कुछ भी आप प्राइसिंग देखो, यू लुक एट रफेल, यू लुक एट F-16 और F-22 और इवन F-35, कैन एनीवन एल्स अफोर्ड? यू नीड अ लार्ज इकोनॉमीज टू अफोर्ड। अगर आप बेचना चाहते हो बांग्लादेश या श्रीलंका या अफ्रीकन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ओके, नाउ द सिचुएशन इज सो बैड, एवरीबडी वांट्स टू इक्विप देमसेल्फ। तो अफोर्डेबिलिटी कौन ऑफर कर सकता है? यूएस इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक इंडिया हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज। प्लस अगर टीओटी मिल गया हमें इन टर्म्स ऑफ HAL, अगर BEL, जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट बनाने लगे, या LCA इज evolving itself, कल जाके MCA लेके आएंगे हमारे इधर, तो वी आर गोइंग टू ऑफर दीज प्रोडक्ट्स इन अ कम्पिटिटिव वे। जैसे कि आप ब्रह्मोस देख लो, okay, after Russia and Israel, we are the next. There is no answer to that. All right. I mean, there is no missile which can, shot down that missile, right? So we are a market, like जैसे आप recently देखो जो वैक्सीन बनाया हमने, अगर आप यूरोप में जाते थे तो 200-300 यूरोज आपको पे करना पड़ता था पर वैक्सीन। तो हमने क्या किया, वेरी चीप प्राइस में बनाया, फ्री में दिया बहुत सारे लोगों को। एंड लुक एट मंगलयान, क्या कॉस्ट पे बनाया हमने, ठीक है। तो आई थिंक वी कैन ऑफर द वर्ल्ड चीपेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द बेस्ट, आई मीन से इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट चीप होगा बट एन इफेक्टिव होगा। जैसे कि अगर आप देखो UPI, नाउ इट इज एक्सेप्टेड बाय फ्रांस, दुबई में चलना शुरू हो गया, एंड जर्मनी इज ऑल्सो इन टॉक। सो मैनी ऑफ द बिग इकोनॉमीज आर अडॉप्टिंग अवर टेक्नोलॉजी। क्यों? वी हैव द बेस्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। आई थिंक ये स्टोरी मुझे लगता है चलने वाला है। आई थिंक वी कैन स्टिल ऑफर बेटर प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस। या सो आगे जाके आई थिंक हमें फोकस करना है कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स पे, क्योंकि देखेंगे ना आप, अगर जैसे मोदी जी बता रहे थे हमने 70 एयरपोर्ट्स बनाए, ठीक है, एयरपोर्ट्स तो बन गया, एयरलाइंस कहाँ आपके पास, कितने? एंड अगर एयरलाइंस पे आपने खोल दिया, लाइसेंस भी दे दिया, एयरक्राफ्ट्स कहाँ है? कौन है मेजर प्लेयर? लाइन लगा हुआ है, और अब तो बोइंग कोई खरीदेगा ही नहीं। बोइंग है, एयरबस है मेजर, ठीक है, और आपको लाइन लगाना पड़ेगा। और इंजन बनाने लगेंगे आपके कौन है? GE है, रोल्स रॉयस है, आपके पास है ही नहीं। अगर हम रॉकेट बना सकते हैं तो इंजन क्यों नहीं बना सकते? तो जो हमारा सारस एयरक्राफ्ट था जो फेल हो गया 2007-06 में, जब मैं इनिशियली ज्वाइन किया था, तो आई थिंक रिवाइवल हो सकता है वो सेक्टर में। तो पॉसिबिलिटी है, वी हैव द कैपेबिलिटी, इट्स जस्ट दैट लीडरशिप मिलना चाहिए उनको, प्लस सपोर्ट होना चाहिए। आई थिंक आवर इंजीनियर्स एंड द साइंटिस्ट कैन डू दैट। तो आई थिंक वी कैन डोमिनेट दिस सेक्टर इन नेक्स्ट 1.5 to 2 decades इन माई ओपिनियन। लवली। तो ये सब देखिए स्टॉक प्राइसेस जो चल रहे हैं ना, ये गार्डन रीच हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो गया, देख के बिलीव नहीं होता है ना कि ऐसे कैसे चल सकते हैं ये, इनमें कैपेबिलिटी है क्या? नंबर्स भी देखिए इनका, और कैपेबिलिटी है। जो रियल पर्सन है जो इस चीज़ में लगा हुआ है वो बता रहा है कि हमारे में बहुत कैपेबिलिटी है। वैसे भी इंडियंस ही जाके बाहर ये सब कंपनीज में बनाते हैं। आप भी तो गए जर्मनी, आप कर रहे, तो वापस इंडिया में आ जाइए सब कोई। जी, गुड, दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग आंसर। चलिए आगे। थैंक यू। So this is where I live, Langen, small city in the southern part of the Germany, which is called as Bavaria. ये मेरा city है छोटा सा, which is headquartered to Siemens. Okay. So interesting. अब लोग मुझे पूछते हैं आप ट्रेडिंग करते हो क्या? मैं बोलता हूँ नहीं। आप इन्वेस्टिंग करते हो? मैं बोलता हूँ नहीं। तो करते क्या है? तो मैं बोलता हूँ आई ट्रेड द इन्वेस्टमेंट। वाओ। सो देयर इज ट्रेडिंग, देयर इज इन्वेस्टिंग, बट आई ट्रेड द इन्वेस्टमेंट। तो मतलब क्या है इसका? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो अल्टीमेटली क्या है गोल? सबको पैसे बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है। तो ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है? ये बहुत लोगों को डाउटफुल लगता है, क्योंकि सबको लगता है हाँ इन्वेस्टमेंट से हम लोग पैसे बना सकते हैं। क्या ट्रेडिंग से बन सकता है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हाउ वी कैन डू इट, विल सी दैट। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो देयर इज अ वे इन माय ओपिनियन विच इज मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, ठीक है, और मल्टी डेकेड ब्रेकआउट और मल्टी टॉप ब्रेकआउट, वी कैन पुट इट दैट वे। तो इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है? हम इसको कैसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, वी विल लुक। सो क्राइटेरिया क्या है? एक, ह्यूज मल्टी ईयर कंसोलिडेशन होना चाहिए स्टॉक में, सेक्टर में या इंडेक्स पे। दूसरा, हम इस पे ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
तीसरा डाउ थ्योरी विच इज द फादर ऑफ ऑल थ्योरीज, ठीक है। जो एंट्री एंड एग्जिट होता है वो इसके हिसाब से होगा, ओके, ठीक है। एंड एक सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, वो हम यूज़ करेंगे। अल्टीमेटली क्या है, जब आपने स्टॉक बाय किया तो टारगेट चाहिए आपको और कितने दिन तक होल्ड करना है, एंड कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ये 4 चीज़ तो आपको चाहिए मेन। तो वो इस पे क्राइटेरियाज होते हैं। प्लस क्या है, ऐसे सेक्टर या स्टॉक पकड़ने के लिए क्या आपको देखना है, ठीक है, दैट इज़ द होल पॉइंट। ओके, तो जैसे हमने बात किया कंसोलिडेशन, तो हमें पहले ढूंढना है कि मल्टी ईयर कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है। 2 तरीके हो सकते हैं, एक बहुत बड़ा रैली के बाद कंसोलिडेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक बड़ा फॉल के बाद कंसोलिडेशन हो सकता है। ओके, सो अल्टीमेटली कॉमन चीज़ क्या है, कंसोलिडेशन। तो वी नीड टू फाइंड, सो इट कैन बी आफ्टर ए मेगा रैली और आफ्टर ए बिग फॉल, करेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज कंसोलिडेशन? स्टॉक डूइंग नथिंग, हाई जा रहा है, लो जा रहा है, वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, आप देखेंगे तो हाइस कनेक्ट करेंगे तो यू गेट रेजिस्टेंस, लो कनेक्ट करेंगे तो यू गेट द सपोर्ट। सो ट्रेंड लाइन क्या है कॉन्सेप्ट? यू नीड 2 पॉइंट्स, जैसे यू नीड सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू कनेक्ट टू ड्रॉ ए लाइन। सो जब आप 2 टॉप्स या बॉटम्स कनेक्ट करेंगे यू गेट द ट्रेंड लाइन। सो व्हाट इज दैट? सी, अगर आपका हाइस सेम है, मल्टीपल हाइस है, 3, 4, 5, 10 बार सेम हाई बना रहा है, लो वहीं पे हो रहा है, इट इज अ कंसोलिडेशन, ठीक है। एक रेंज में स्टक हो गया, ठीक है। देन कंसोलिडेशन कौन सा टाइप का आप पिक करते हो? 2 टाइप के होते हैं, एक साइडवेज हॉरिजॉन्टल, एक थोड़ा स्लैंट या डाउनवर्ड चैनल जैसे, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, ठीक है। व्हाट इज फ्लैट? आप देखेंगे ना, हाइज एंड लोज आर सेम, तो इट्स लाइक अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये एक वे है, एंड अपसाइड इज रेजिस्टेंस, डाउन साइड इज द सपोर्ट, सिंपल, ठीक है। तो जैसे मैंने बात किया, एक बड़ा रैली हुआ, देन यू गो इनटू अ साइडवेज, करेक्ट, देन डाउ थ्योरी के हिसाब से जब हाइस क्रॉस हो गया, ट्रेंड लाइन क्रॉस हो गया, देयर इज अ ब्रेकआउट, करेक्ट, सो द न्यू ट्रेंड हैज इमर्ज्ड। करेक्ट, बाद में वो रीटेस्ट कर सकता है, देन ट्रेंड कैन रिज्यूम। Correct. सो द अल्टीमेट पॉइंट इज आफ्टर अ बिग रैली लुक एट अ ह्यूज कंसोलिडेशन, राइट, और आफ्टर अ बिग फॉल लुक फॉर अ ह्यूज कंसोलिडेशन, राइट। ठीक है। तो ये एक तरीका है, बड़ा फॉल हो गया आपका, देन इट गोज कंसोलिडेशन। कितना पॉइंट होने के बाद आपको कंसोलिडेशन दिखेगा? जैसे इस पुराना स्लाइड में चलते हैं जी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जी 4 बार हाई बनाया, 4 बार लो बनाया, 5 बार लो बनाया, जी फिर ब्रेकआउट हुआ, जी, तो कंसोलिडेशन डिफाइन हुआ। Exactly. तो ये कितना मिनिमम होना चाहिए? क्या मिनिमम इसको इज 2, बोल- मिनिमम इज 2। ओके, सी कंसोलिडेशन क्या है, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे एक रेंज में जब घूम रहा है, तो मिनिमम तो 2 चाहिए। बराबर है। तो जितना लंबा होगा कंसोलिडेशन, जैसे मैंने बताया, ह्यूज कंसोलिडेशन जितना लंबा होता है उतना पावरफुल होगा बाद में, अच्छा, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में डिटेल। तो मिनिमम तो 2 चाहिए, लेकिन 4, 5, 10 हो गए, वो लंबा कंसोलिडेशन, दैट इज मोर पावरफुल, ठीक है। बराबर है। तो डाउन साइड में भी ये हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे ट्रिपल बॉटम होता है, इफ इट इज मोर देन 3, क्या आप नाम देंगे उसको, ठीक है। तो वी कॉल इट ए कंसोलिडेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप स्टॉक को देखो, ये 2008 से 2023, तो 15 साल इसने कुछ नहीं किया। उसके पीछे क्या था, एक बड़ा रैली हुआ है, राइट। उसके बाद एक टॉप मारा यहाँ पे, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट, एंड देन यू लुक, इट डिड नथिंग, इट वेंट इनटू ए रेंज। जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है, मैंने 2 लोस को कनेक्ट किया और यहाँ पे 2 हाइस को कनेक्ट किया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। सो व्हाट इज कंसोलिडेशन टाइम बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द ब्रेकआउट? तो अगर आप देखेंगे 2008 या 2023, तो कितने साल हो गया कंसोलिडेशन? 15 साल। 15 साल। तो 15 साल का कंसोलिडेशन हो गया। दिस इज हाउ वी लुक एट द कंसोलिडेशन टाइम, ठीक है। देन जब फॉल हो गया, वो एक हमने देखा था रैली के बाद, ये एग्जांपल में आप देखो फॉल हो गया, एंड देन यू हैव कंसोलिडेशन 2014 2021, तो 7 साल का कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हमने ट्रेंड लाइन और चैनल का कॉन्सेप्ट यूज किया, और कुछ नहीं, आपको यहाँ ना इंडिकेटर दिख रहा है, ना मूविंग एवरेज, ना वॉल्यूम, नथिंग, ठीक है। देन अच्छा, आप लाइन चार्ट क्यों यूज कर रहे हैं? क्लोजिंग प्राइस और एक बड़ा व्यू जब देख रहे हैं, यू नो, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट, इट बिकम्स क्वाइट ईजी, क्योंकि क्लोजिंग, हाँ कैंडल देख सकते हो जब, क्योंकि लाइन जब क्लोज हो गया
तो एक क्लियर कट सिग्नल होता है, क्योंकि डाउ थ्योरी लाइन चार्ट यूज़ करता है, करेक्ट, क्लोजिंग प्राइस, तो इसलिए हमने लाइन चार्ट यूज़ किया। बरोबर है। ठीक है, तो स्लैंट ट्रेंड लाइन में क्या होता है, इट लुक्स लाइक अ फ्लैग ऑल्सो। ठीक है, प्राइस फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा लोज बनाते जाएगा, हाइज भी कम होंगे, एंड देन यू फाइनली हैव ए ब्रेकआउट। सो अल्टीमेटली क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन और या डाउन साइड। बरोबर है। ठीक है, तो वो एक रैली के बाद हो गया, ये एक फॉल के बाद हो गया। ओके, ठीक है, तो देन यू लुक फॉर अ ब्रेकआउट। ठीक है, देन डाउ थ्योरी, सिंपलिस्टिक थ्योरी, तो वो क्या बताता है, हाइज जब क्रॉस हो गया, यू स्टार्ट ए न्यू ट्रेंड। ठीक है, प्रीवियस बॉटम इज योर स्टॉप लॉस, राइट, एंड देन स्टॉक स्टार्ट्स मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। द मोमेंट द प्रीवियस बॉटम ब्रेक्स, देन यू एग्जिट। सो पॉइंट क्या है, एंट्री यहाँ पे हो गया आपका, एंड देन एग्जिट यहाँ पे हो गया। बरोबर, सो द एंट्री एंड एग्जिट इज एज पर द डाउ थ्योरी। बरोबर। ठीक है, देर आर टू वेज, एक आपका लास्ट बॉटम ब्रेक हो गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट बी कैन बी ए लोअर टॉप, ठीक है, और यू नो फेल्यू टॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, या डबल टॉप भी आप बोल लो। ठीक है, या एक तरीका हो सकता है लास्ट बॉटम तुरंत ब्रेक कर दिया एंड देन इट स्टार्ट मेकिंग लोअर टॉप लोअर टॉप। सो दिस इज व्हेन यू एग्जिट। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कंसोलिडेशन ढूंढना, कंसोलिडेशन कैसे होता है, क्या क्या तरीका है, एक डाउनवर्ड चैनल, एक हॉरिजॉन्टल चैनल, रैली के बाद भी हो सकता है या बड़ा फॉल के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टारगेट कैलकुलेशन का। ठीक है, तो टारगेट 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तो रेंज साइज, दूसरा है एक्स फैक्टर, बहुत लोग को चाहिए इसमें, बहुत लोगों का इंटरेस्ट मल्टी बैगर में, तो यस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड मल्टी बैगर्स यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है, टूल में इनबिल्ट है, आई थिंक फिबोनाची एक्सटेंशन आपने सुना होगा, रिट्रेसमेंट हम डालते हैं, जब वो पूरा फॉल रिट्रेस हो गया उसके बाद हो जाता है एक्सटेंशन। सो देयर इज रेशियो 1.618, 2.618, इट गोज ऑन, राइट। सो ये 3 तरीका है, तो आज हम ये 2 तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। श्योर। व्हाट इज रेंज, अगर स्टॉक 125 और 100 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है, मिनिमम हमें 2 चाहिए। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होता है बहुत अच्छी बात है, तो डिफरेंस क्या है, 25 पॉइंट्स, 125 माइनस 100, द रेंज इज 125। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट होता है तो 125 है, यू ऐड दिस रेंज। ठीक है, 125 प्लस 25, 150, योर टारगेट बिकम्स 150। ओके, दिस इज द रेंज। ठीक है, इस पे स्टॉप लॉस क्या होगा, जहाँ पे ब्रेकआउट होगा लास्ट बॉटम होता है। ओके, ठीक है, जैसे इसने बॉटम यहाँ पे बनाया, ब्रेकआउट दे दिया, एंड देन इट बिकम्स योर, इसीलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड भी मिनिमम 2:1 होगा। एग्जैक्टली। एंड क्या हो जाता है, एक तो आपका डाउ थ्योरी से कंफर्म हो गया कि न्यू ट्रेंड एमर्ज हो गया, इतना कंसोलिडेशन हो गया, जब मार्केट रेस्ट कर रहा है सडनली ब्रेकआउट होता है, ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट रनिंग, राइट, इट विल नॉट स्टॉप। सो एक अदर वे है, अगर आप फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल है, एक लाइन ड्रॉ करो, यू नो चैनल के अंदर, कॉपी पेस्ट करो, यू गेट इट। ठीक है, सो दिस इज अ मेजरिंग टेक्निक्स विच यू कैन यूज टू फाइंड द टारगेट, दिस इज वन वे। ठीक है, नाउ आते हैं एक्स फैक्टर पे। व्हाट इज एक्स फैक्टर, हम पहले क्या किए, अपर रेंज में लोअर रेंज को माइनस किया हमने, बराबर, यू गेट द डिफरेंस। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, you get the value, that is our x factor. Okay, so what is the target, टारगेट में हमने क्या किया था, अपर रेंज पे हमने ऐड किया था जो डिफरेंस है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, बिकॉज एक्स फैक्टर जो होता है, जो मल्टी बैगर फाइंड करने का एक तरीका होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक 300 अपर एंड पे रेंज कर रहा है, ट्रेड कर रहा था, लोअर एंड लेट्स से 100 है, ये लगातार 5 साल 8 साल 10 साल कर रहा है। ठीक है, यू वुड हैव सीन देयर आर स्टॉक्स हु हैव नॉट डन वेल फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, सो एक्स फैक्टर क्या है, 300 डिवाइड बाई 100, तो क्या हो गया 300, बट डिवाइड बाई 100 इज 3। ठीक है, दिस इज आवर एक्स फैक्टर। सो टारगेट इज इक्वल टू अपर रेंज विच इज 300 इंटू 3, सो यू गेट द 900। अगर आप रेंज के हिसाब से जाएंगे तो क्या होगा, 300 माइनस 100, 200 प्लस 500 आपका पहला टारगेट हो गया रेंज के हिसाब से। एक्स फैक्टर के हिसाब से देखो क्या हो गया, 900 हो गया। सो यू गेट अ मल्टी बैगर मूव। ठीक है, क्या ये रियली काम कर सकता है?
क्या हुआ है काम ऐसा, हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये देखिए एक स्टॉक है, अगर आप 2009 ये टॉप मारा था आफ्टर बिग रैली, आप देखेंगे ना स्टॉक ने कुछ नहीं किया, राइट। एक रेंज में चला गया, एक रेंज क्या था 177 और 67, अगर रफली हम पकड़ेंगे 175 और 65, जस्ट राउंड फिगर कर लेते हैं। एक्स फैक्टर क्या हो गया आपका 175 डिवाइड बाई 65, सो यू गॉट 2.7, दैट इज योर एक्स फैक्टर। तो आपको क्या करना है 175 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका हुआ क्या, तो स्टॉक ने क्या किया 500 कर लिया, रेंज क्या था आपका 175 माइनस 65, 110 रुपीज, तो टारगेट क्या आता था 270, तो स्टॉक ने 600 क्यों किया। तो जब मल्टी ईयर कंसोलिडेशन होता है सिर्फ वो रेंज नहीं करेगा, वो रेंज का मल्टीपल फैक्टर देखेगा, तो देन इट बिकम्स अ मल्टी बैगर, ठीक है। तो दिस इज हाउ एक्स फैक्टर इज यूज टू कैलकुलेट मल्टी बैगर, ठीक है। तो टाइम फ्रेम क्या है, आपने फाइंड आउट कर लिया दोनों तरीके से। टाइम फ्रेम क्या है, सो टाइम फ्रेम है टू अचीव द टारगेट, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है यू ऐड 30 और 40% ऑफ द कंसोलिडेशन टाइम। ओके, आपने पहले देखा हमने कंसोलिडेशन टाइम क्या है, उसका 30 या 40% टाइम लेता है, देन यू ऐड टू द ब्रेकआउट पॉइंट। विल सी सम एग्जाम्पल, सपोज स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग बिटवीन 2010 एंड 2014, कितना साल हो गया 14 साल आपका कंसोलिडेशन हो गया। हाउ मच इज 30-40% ऑफ 14 ईयर्स, ऑलमोस्ट 5 साल, 4.2 to 5.6, दिस इज, ठीक है। इफ स्टॉक ब्रेक्स आउट इन जुलाई, तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। जो फॉर्मूला क्या है, ब्रेकआउट पॉइंट टाइम प्लस 30-40% ऑफ द कंसोलिडेशन। तो जो जुलाई में हो गया, समझो नेक्स्ट मंथ में हो गया, तो यू ऐड दिस कैलकुलेशन, तो दैट कम्स अराउंड September 28 टू एंड ऑफ 29। सो एटलीस्ट यू नो कि टारगेट कब कंप्लीट हो सकता है। इफ नॉट नोइंग समथिंग, यू नो, rather than not knowing something, you know something. So ये जो फॉर्मूला है इट इज टाइम टेस्टेड, हमने बैक टेस्टिंग किया है। ये क्यों 30-40% है, वाई नॉट 50%, वाई नॉट 60%, ये रेंज आता है 15 to 40%। कभी कभी स्टॉक जल्दी अचीव कर लेता है, कभी कभी क्या होता है ब्रेकआउट के बाद फेकआउट भी होता है, और ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन भी होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है कभी कभी। तो उसको आप कंसिडर करके एक एवरेज निकालेंगे ना, तो 30-40% होता है। ये आप ट्राई करो, टेस्ट करो, यू अप्लाई टू एनी स्टॉक्स, एनी कमोडिटी, इट वर्क्स। सही है, बहुत टाइम के बाद आपको लगेगा कि हाँ इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड द टाइम फ्रेम। इनफैक्ट अगर कंसोलिडेशन पीरियड छोटा भी है, जैसे 6 महीने है खाली जी, तो क्योंकि पीरियड छोटा है जी, तो ऑब्वियसली जो ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट रीच होगा वो भी छोटे टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ मच शॉर्टर ऑलवेज, इट इज़ 1/3। सो 1/3 इज 30% और 33%, तो मैंने उसको राउंड ऑफ किया 30-40%। सही है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज एंड द वे हमने डिसाइड किया था या डिस्कस किया था, तो उसको एक अप्लाई करते हैं एक चार्ट पे, इंजीनियर्स इंडिया। अगर आप देखो, मेरा क्या है, लॉन्ग कंसोलिडेशन ढूंढना पहला प्रायोरिटी। अब आप देखो स्टॉक 99 से 2009 ये लंबा कंसोलिडेशन हुआ, बरोबर, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो इसका टॉप जो था 90 था, बॉटम रफली 30, तो रेंज क्या है इसका 60। तो 90 प्लस 60 कितना होता है 150, ठीक है। एक्स फैक्टर क्या है 90 डिवाइड बाई 30, 3x, सो यू मल्टीप्लाई 3 हियर, सो 270। रिसेंट हाई है 270, बिकॉज ये लाइन चार्ट है, आपको क्लोजिंग प्राइस दिखाई देगा। तो आप देखेंगे तो टारगेट अचीव किया है, वो टॉप था बिल्कुल। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, आपका दोनों टॉप्स क्लियर हो गए, डाउटेरी सेटिस्फाइड, ट्रेंड लाइन भी हो गया, आपका लंबा कंसोलिडेशन। जो स्टॉक 10 साल तक रिटर्न नहीं दिया, उसने रिटर्न दे दिया, ठीक है। तो टाइम टू अचीव द टारगेट जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वो 10 ईयर्स का कंसोलिडेशन है, 3-4 साल में होना चाहिए। तो ब्रेकआउट हुआ 2009 में, एंड देन यू ऐड 3-4 ईयर्स, तो 2013 में ये आता है। तो अब स्टॉक ने कर लिया था 2010 में, क्योंकि क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला है ना, इंडेक्स
और स्टॉक्स पे अप्लाई होता है। स्टॉक्स यूजुअली जल्दी अचीव करता है क्योंकि वो उसका बीटा ज़्यादा रहता है, बरोबर है। ठीक है। तो इंडेक्स का कम रहता है। अगर मैं ये लॉजिक अप्लाई करूंगा बैंक निफ्टी पे या निफ्टी पे, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। बरोबर। तो स्टॉक्स अचीव मच फास्टर। आपको क्या प्रॉब्लम है अगर जल्दी आए तो टारगेट? यू शुड बी हैप्पी, राइट? बट एटलीस्ट यू नो व्हेन यू मेक द इन्वेस्टमेंट व्हाट इज योर टाइम फ्रेम, कि मुझे भाई 3-4 साल मुझे इन्वेस्ट रहना है क्योंकि इसका एक्स फैक्टर ये है, इसका ये रेंज है, इसका ये टारगेट है। एटलीस्ट नॉट नोइंग समथिंग, यू नो समथिंग एटलीस्ट, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। तो अगर आपको याद है लास्ट ईयर मैं कलकत्ता आया था, तो मैं बहुत लोगों से यही बात कर रहा था कि निफ्टी पीएसई क्यों। मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कंसोलिडेशन। बड़ा रैली के बाद कंसोलिडेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये हॉरिजॉन्टल है। 2008 से 2023 तो कितना साल हो गया? 15 ईयर्स। हाँ बराबर है। 15 ईयर्स नो रिटर्न, ठीक है। रेंज देखिए आप 2000 और 4500, तो कितना हो गया रेंज आपका? 3000 2,500 का 4,500 डिवाइड बाई 4.5 है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या आ गया? 4,500 प्लस 2,500, 2,500। और ब्रेकआउट हुआ अप्रैल में, देखिए क्या हुआ। जो रिटर्न नहीं दिया सेक्टर, जो सबका फेवरेट नहीं था, वो सेक्टर भागा। क्यों? जब ब्रेकआउट होता है बहुत लंबा कंसोलिडेशन के बाद, वो चलना शुरू कर देता है। सो अंडर परफॉर्मर बिकम्स आउट परफॉर्मर। सो दिस इज द रीजन वाई व्हेन वी पिक एन इन्वेस्टमेंट वी पिक ह्यूज कंसोलिडेशन, दैट इज आवर फोकस। पहले हम देखते हैं कि कोई सेक्टर या स्टॉक लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है क्या, देन वी वेट फॉर द ब्रेकआउट। वहाँ पे हम लोग वो इन्वेस्टमेंट करते एंड देन यू राइट द मूव एंड देन यू गेट आउट एंड देन यू लुक फॉर द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट्स हाउ यू ट्रेड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये रेंज था, ये 23 है, मैंने टाइपो है यहाँ पे। तो यू सी 10,000 गया। अगर आप एक्स फैक्टर देखेंगे 4,500 डिवाइडेड बाई 2,000, 2.25 आप मल्टीप्लाई करो तो हो गया ना 10,000। सिंपल है लेकिन करना डिफिकल्ट है। ठीक है। उसके बाद मैंने बात किया था पीएसयू बैंक इंडेक्स। अगर आप देखेंगे ये डाउनवर्ड चैनल है जो हमारा थियरी को फिट करता है, जो क्राइटेरिया हमारा, एक तो हॉरिजॉन्टल या डाउन ट्रेंड। बरोबर है। ये चैनल देखो 2010 में टॉप हुआ था, उसके बाद साइडवेज में गया और ब्रेकआउट हुआ पहली बार 22 में, देन कुछ हलचल होने लगा। अगर आप देखेंगे, आपको याद है अक्टूबर में हलचल होने लगा छोटे छोटे बैंक्स में, जो 18-20 रुपए चल रहा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि सेक्टर ने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और रेंज क्या है देखिए, 3,400 प्लस 1,100, 2,300। अगर आप ऐड करेंगे तो 5,800 to 700, ठीक है। देखिए किया क्या इसने। तो लंबा कंसोलिडेशन कितना साल? 12 साल। तो हमारा फोकस क्या है? 10, 12, 15 साल जो सेक्टर नहीं चल रहा है, जहाँ पे ह्यूज कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट हो रहा है, फोकस, दैट इज वेयर द बिग मनी इज मेड। क्योंकि क्या हो जाता है, जब नहीं चला है, जो रिटर्न नहीं दिया है, वो फास्ट टाइम में आपको रिटर्न दे देगा। तो पैसा क्या हो गया, जो आप ब्रेकआउट पे लगाएंगे पैसा, आपका पैसा भी फास्ट ग्रो हो जाएगा। बरोबर है, राइट। ये ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम कुछ नहीं देखते हैं? जी वॉल्यूम देखते हैं ऑब्वियसली, मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ विद दैट, बट ऑब्वियसली देखिए जब ब्रेकआउट होगा इट विल कम विद अ ह्यूज वॉल्यूम, क्योंकि इतना बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो तभी ब्रेक होगा जब ऑल द सप्लाई इज अब्सॉर्ब्ड। बरोबर। जब सप्लाई अब्सॉर्ब होगा व्हेन देयर इज अ ह्यूज डिमांड, क्योंकि जब 12 साल 15 साल वो सप्लाई है, मतलब देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। तो अगर जब शिफ्ट होता है डिमांड सप्लाई में, ऑब्वियसली देयर इज अ प्राइस मूव। तो ये ब्रेकआउट विदाउट ह्यूज वॉल्यूम से नहीं आएगा, तो देयर विल बी अ ह्यूज स्पाइक इन द वॉल्यूम, यू हैव टू सी दैट। तो ये ब्रेकआउट जब इंडेक्स में आप देखते हैं तो कंफर्मेशन के लिए एक तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, उसके अलावा डू यू आल्सो सी द पैटर्न इन द स्टॉक्स इनसाइड द इंडेक्स? यस, क्या उनमें भी कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो कंफर्मेशन मिलता है? जी बिल्कुल। जब आप स्टॉक देख रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, आप एनएससी वेबसाइट में जाएंगे ना, आपको वो वेटेज दिखेगा। जैसे पीएसयू इंडेक्स है, सबसे बड़ा वेट क्या है? एसबीआई का है। तो एसबीआई का स्टॉक देखो आप, उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है? बड़ौदा आता है, पीएनबी, कैन बैंक। सो जब इंडेक्स को मूव करना है, ये 4 को मूव होना पड़ेगा। तो इनका वेटेज देखो, उनका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर देखो कैसा क्या है, उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, पोजीशन साइजिंग कर सकते हो, किसमें कितना डालना है, दैट यू कैन डिसाइड ऑल दैट, ठीक है, फाइन। देन
अगर आपको याद है मैं DLF के बारे में बात कर रहा था, पूर्वंकरा बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर है जो फॉल हो गया, देखो हमने देखा था PSE, क्योंकि बहुत बड़ा रैली हुआ था 2003 बुल मार्केट जो आपने देखा होगा, तो 6x हो गया था इंडेक्स, देन 15 साल कुछ नहीं चला। ये जो सेक्टर है गिर गया, 10 साल नहीं चला। तो 2010 से आप देखो पैरेलल ट्रेंड लाइन से पहला ब्रेकआउट हुआ 2021 में, क्योंकि ये रेंज तोड़ दिया था। देन सबसे बड़ा ब्रेकआउट हुआ 2023 में, ठीक है। तब उसके बाद हुआ क्या है, सबसे बड़ा रैली आया रियल एस्टेट स्टॉक में, जो किसी को पसंद नहीं था। तो ये क्यों हुआ? तो इट इज़ ऑल फिटिंग, क्योंकि अगर आप देखेंगे इट इज़ समवेयर अराउंड 555 अपसाइड, 135 डाउन साइड, तो रेंज था 400 प्लस। तो अभी देखो कहाँ ट्रेड हो रहा है, 1200 तो गया था ऑलमोस्ट। तो एक्स फैक्टर अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे इट इज़ 4x। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ हैज़ सम स्कोप टिल 2000 विच इज़ द पीक। सो अनदर 2x स्कोप है या 100% स्कोप है आगे जाके। ये लॉन्ग रन की बात है, क्योंकि ये 10-12 साल का ब्रेकआउट्स है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, you need to find a huge consolidation and a breakout. So the underperform becomes an outperformer. Put the money, ride the move. The money is being made in a faster time. Okay. So this is how an outperforming sector is chosen. उसके बाद क्या हुआ? इंफ्रा, आपको तो याद है पिटाई हो गई थी 2008 के बाद। उसके बाद हुआ क्या? अगेन ह्यूज कंसोलिडेशन। रेंज क्या था? 3800 से 1950। कब से? 12 साल। 12 साल आपको रिटर्न नहीं दिया, इससे अच्छा तो आप FD में कमा लेते थे। स्टॉक है, इंडेक्स है, कुछ तो देना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या हो गया? 3x मूव। इसलिए आप देखेंगे GMR जो 18 रुपया था अभी 90 ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जो मेरा फेवरेट था 11-12 रुपये में ट्रेड कर रहा था, वो 52 चला गया, 5x हो गया। क्यों हो गया ये सब? IRB इंफ्रा देख लो आप, इट इज़ ऑल फिटिंग द सेम थिंग। सो ये जो सेक्टर से 10-12 साल के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, सो देयर इज मनी टू बी मेड, सो वी इन्वेस्ट इन सच सेक्टर्स। ओके, मेरा एक दो ऑब्जर्वेशन है इसमें जी कि जनरली क्या होता है 10 साल 12 साल का साइकिल्स होता है सेक्टर्स में। जी जो सेक्टर जितना ज़्यादा हेवी होता है ना जी उसमें साइकिल और लंबे होते हैं। जी जो सेक्टर लाइट होता है उसमें साइकिल छोटे छोटे होते हैं। जी जैसे एग्जांपल मीडिया है, जी मीडिया सेक्टर इज अ वेरी लाइट सेक्टर, बिल्कुल। तो वो आपको हर 3-4 साल में साइकिल उसमें दिख जाएगा। जी बट ये सब हेवी सेक्टर्स है। जी तो अब जब ये प्ले आउट हो गया, जी, अब तो नया एक कंसोलिडेशन टाइम आना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा पैसा बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगेन मैंने एक एम्पेरिकल स्टडी किया था कि हमारी लाइफ टाइम में हमको 3 बार बड़ा पैसा कमाने का मौका देता है शेयर बाजार। जी जी 3 बार देता है। जी मेरे को 2008 में दिया, जी उसमें मैंने बनाया कुछ। जी। कैपिटल छोटा होता है उस समय, तो मौका जितना मिलता है उतना ही कमा सकते हैं। जी। फिर 2020 में कोविड में मौका मिला, राइट, जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अब एक और मौका मेरे को मिलेगा बाद में। जी मैं वेट कर रहा हूँ। जी। तो अभी मार्केट इतना चल गया, ये सब ब्रेकआउट दे दिए, जी पैसा बन गया। जी। तो अभी क्या करना है ये भी आप बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात कर लेते हैं। कंसोलिडेशन अभी भी आपको दिख रहा है स्टॉक्स में, जहाँ कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक्स? जी बिल्कुल, बहुत सारे मैं लेके आया हूँ वो सब। अच्छा चलिए, मैं चाहता था कि सब्जेक्ट को थोड़ा डीपली समझ ले और कैसे क्या हुआ है, एंड देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, तो हमने तो थोड़ा इंडियन तो देख लिया। तो मैं एक एग्जांपल लेके आया जर्मनी का। तो ये किया था क्या, 2000 से 2013 तक कुछ नहीं किया था। अगर आप देखेंगे ये जो टॉप है 2000 जो टेक बूम था, वो टॉप क्रॉस नहीं हुआ। पहली बार ब्रेकआउट हुआ 2013 में, और वो भी कहाँ, 8000 पे। तो हुआ क्या, 18000 हो गया, इंडेक्स डबल्ड। अरे आप ग्लोबल मार्केट में तो प्ले कर ही सकते हैं ये थ्योरी पे। बिल्कुल, तो आपके लिए तो लॉटरी है, आप तो NRI हैं क्या? एनीवेयर इट वर्क्स, द कॉन्सेप्ट इज, जी जी, आई एम एन NRI। तो आप तो बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता हूँ, एंड आई ट्रेड इन दुबई मार्केट, आई ट्रेड ग्लोबल मार्केट थ्रू दुबई बिकॉज इट इज अ टैक्स फ्री। अच्छा, ठीक है, जर्मनी में आपको 25% प्लस 5%
सेस देना है, हाँ तो आई एम ट्राइंग टू सेव सम मनी। अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब कंसोलिडेशन आपको कोई ना कोई मार्केट में दुनिया में मिल जाएगा, कंसोलिडेशन मिल जाएगा जी। तो इंडिया अगर नहीं भी अपॉर्चुनिटी हो, ऑल्दो है अभी भी, Exactly. नहीं भी हो तो आप उस मार्केट में चले जाओ, क्योंकि बिल्कुल। आपके पास फैसिलिटी है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, आप जाके चार्ट चेक कर लो, $30 वॉज द पिक, $32 2000 साल का। उसके बाद उसको आई थिंक 15 साल उसने क्रॉस नहीं किया। जिस दिन उसने 32 क्रॉस किया, अभी देखो 300 हो गया भाव। लुक एट टेस्ला, इट डिड द सेम थिंग। सो अमेजॉन देखो, आप देखो सेम, एनवीडिया, ये कॉन्सेप्ट इज ग्लोबली अप्लीकेबल। आप कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक सेक्टर, एसेट क्लास, यू कैन पुट इट दैट वे, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बॉदर नहीं कर रहा हूँ आपको बीच बीच में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स ओके। मैं एक्चुअली क्या है, जब करता हूँ ना तो मैं अलग तरह के ऑडियंस के बारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, जी, नो वरीज, ठीक है। तो ये एक स्टॉक था जो बहुत स्लो माना जाता था, एनटीपीसी। आप देखेंगे तो 2009 से 2021 तक नहीं चला था, पहला बार ब्रेकआउट हुआ 130 पे, यानी 12 साल के बाद हुआ क्या, 400 हो गया स्टॉक, 130 से 400। एक्स फैक्टर रेंज जो भी अप्लाई करना है अप्लाई करो, द कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है। तो ये मेरा फेवरेट था। आई थिंक आई पोस्टेड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एनटीपीसी लास्ट ईयर, इट इज़ वन ऑफ देम। अब लोग बातें करते हैं आरईसी पीएफसी का, हुआ क्या उसमें, लुक एट दैट। उसने कंसोलिडेशन किया 13 साल नो रिटर्न, सिर्फ डिविडेंड मिला आपको, बट हुआ क्या उसके बाद, 170 से 580 और 600 हो गया विद इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर। लुक एट द मनी इज बीइंग मेड इन सच ए शॉर्ट टाइम। अगर आपका पैसा लगा है आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में, कितना तेज़ी से बनता है। अगर आपने आईटी में डाला उस टाइम, तो आईटी आप देखो 30 महीने हो गए, वो हाई क्रॉस नहीं हुआ है, तो मनी इज़ नॉट मेड। सो एक परसेप्शन था ये नहीं चलेगा सेक्टर, क्योंकि हमें हमेशा रिजिड नहीं होना चाहिए, कोई भी सेक्टर को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने पीएसयू पीएससी सेक्टर को अंडरमाइन किया। अगर आप देखेंगे तो कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने बहुत हेविली इन्वेस्टेड नहीं थे, एक्सेप्ट एचडीएफसी। उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत पेन दिया है लोगों को, बहुत गाली खाया, ठीक है। तो यू नीड टू लुक एट मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। जब सेक्टर नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चलेगा। सो यू शुड नॉट अंडरमाइन एनी सेक्टर, ठीक है। जब उसका टाइम आएगा वो चलेगा। जैसे मेटल का आया था 2021 में, उससे पहले तो वो 2008 का हाई क्रॉस ही नहीं किया, यानी 15 साल कोई रिटर्न नहीं था, 12-15 साल। तो जब सेक्टर ब्रेकआउट होगा, गो फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पीएफसी में भी यही हुआ, दिस इज वन एग्जाम्पल। ये वर्टिकल राइज है, मतलब पीपल वेर शॉक्ड, ऐसे कैसे हो गया। इट्स अ स्प्रिंग इफेक्ट ना, राइट। तो एसबीआई देखो आप, वो भी मूव नहीं किया था 2010 से 2021, 11 साल। अभी क्या हो गया, 360 में ब्रेकआउट हो गया, 910 टच किया एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद, राइट। तो अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट द पॉइंट इज इट हैज बिकम अ मल्टी बैगर, ओके। देन भारती, पेनफुल स्टॉक, किसी को पसंद नहीं था, राइट। 2007 का हाई क्रॉस ही नहीं किया, नो रिटर्न। लेकिन हुआ क्या, जब 500 पे उसने ब्रेकआउट दिया पहली बार 2021 में, अभी 1500 के करीब, यानी 5x हो गया स्टॉक, सॉरी 3x हो गया, विच इज़ गुड। एंड 3 साल में अगर आपका पैसा 3 गुना होता है, व्हाट एल्स यू नीड, राइट। एंड दिस वाज अ पेनफुल स्टॉक फॉर मेनी, राइट। तो इट हैज टर्न्ड आउट परफॉर्मर, राइट। अब जैसे आपने पूछा, ये सब ठीक है, अब कुछ है क्या, राइट। व्यूवर्स भी पूछेंगे कि हाँ बहुत ज्ञान दे दिया आपने, कुछ बताओ जो इंटरेस्टिंग है अभी, जहाँ पे हम पैसा लगाए अगले 2-3 साल में कुछ पैसा बने, राइट। चलो कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बट एग्जांपल ये पैसा मत लगा दियो, समझाने के लिए बोल रहे हैं, फिर बाद में बोलोगे अरे कोई भी रीजन से नहीं भी बन सकता है ना। हाँ, बात सही है, जैसे फॉर एजुकेशन पर्पस भैया, जी, ओनली फॉर द एजुकेशन। जो हमने डिस्कस किया है रेंज एंड एक्स फैक्टर, उसको आप अप्लाई करो, ऑब्जर्व करना है तो पेपर पे ऑब्जर्व करो, ये फॉर्मूला वर्क करता है या नहीं करता है, वो ट्राई करो, टेस्ट करो, दैट इज द होल पॉइंट, ठीक है। बराबर है। चलो बात करते हैं बीपीसीएल। आप देखो 2017 से 2024 ये नहीं चला है, रिसेंटली एक स्पर्ट आया वॉल्यूम के साथ। क्या लग रहा है आपको, क्या ये आउट परफॉर्म बन सकता है? क्योंकि हमने पास्ट में देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स,
कुड बी वन एग्जाम्पल। ये आप ट्राई कर सकते हो विथ ऑल द फॉर्मूलाज, कैलकुलेट करो क्या इसका टारगेट आ सकता है, क्या टाइम फ्रेम हो सकता है, कितना एक्स फैक्टर हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है रिसेंट। एक एक्सरसाइज देते हैं सबको, जी आप ये करिएगा और नीचे कमेंट में आप बताइएगा बीपीसीएल का क्या टारगेट होना चाहिए और कब तक होना चाहिए। बिल्कुल, होमवर्क करना पड़ेगा, खाली हम लोग करते नहीं क्या? 2 टारगेट आते हैं, एक तो रेंज, एक तो एक्स फैक्टर। बरोबर है। बहुत लोगों को मल्टीबैगर चाहिए, तो फार्मूला तो हम तो डिस्क्लोज कर ही रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो अप्लाई करो, मैथ्स अप्लाई करो, विच इज़ 5th स्टैंडर्ड मैथ्स, आई कैन पुट इट दैट वे। बरोबर है। तो देखो क्या आता है इसका टारगेट्स एंड टाइम फ्रेम। ठीक है। उसके बाद कैनफिन होम, वाह, 2017 से 2024 कुछ नहीं किया है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, ब्रेकआउट तो हो गया, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हो गया, टाइम वेस्ट हो गया ना। इसीलिए मैं 30-40% रूल पकड़ता हूँ, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद सीधा ना भाग जाए, हाँ, कंसोलिडेशन में जाए। और एक एग्जांपल है मारुति, ब्रेकआउट हुआ था 98, देन कंसोलिडेशन हुआ। अशोक लेलैंड देखो 180 पे ब्रेकआउट हुआ, 190 फिर कंसोलिडेशन में चला गया, उसके बाद मूव आया। जो टाइम वेस्ट होता है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया भागना चाहिए। टाइम वेस्ट कहाँ होता है? हाँ, इन द सेंस थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेता है मार्केट। मेरे को तो ऐसा ही स्टॉक पसंद है जी बिल्कुल, जो आराम से थोड़ा रेस्ट करके फिर चले। जी बिल्कुल। ये पीएसयूज वाले भाग तो गए, बट वो इतना फोमो क्रिएट करते हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं। ये कैनफिन कभी डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। बिल्कुल, एटलीस्ट लोगों को टाइम तो मिलेगा एंट्री में। हाँ। जी जी। तो एक एग्जांपल है, विल इट डू द रेंज एंड एक्स फैक्टर, कैलकुलेट कर सकते हैं लोग, राइट। देन इंजीनियर्स इंडिया तो हमने पुराना एग्जांपल देख दिया। अभी देखो क्या हो रहा है, 2009 से ये 2024 14 साल बाद ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक है, अगर ये सब हमारा जो क्राइटेरिया है वो फिट करता है, 14 साल के बाद ब्रेकआउट। सो व्हाट्स इन स्टोर? क्या एक्स फैक्टर अचीव करेगा या रेंज अचीव करेगा? प्लीज कैलकुलेट योरसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बेट इज रिको ऑटो। 2005 और 2024 आप बात करते हैं ना, हमारे लाइफ टाइम में बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं। ये देखिए 19 साल का ब्रेकआउट है। कैन इट बिकम ए आउट परफॉर्मर? क्योंकि ऐसे रेंजेस बार बार नहीं बनते, स्टॉक्स बहुत कम बार मिलते हैं। और ऐसा एग्जांपल मैं देने वाला हूँ, हम तो मल्टी ईयर बात किया, मल्टी डेकेड बात करने वाला हूँ। क्या है हो सकता है, हम देख लेते हैं। ठीक है। कर्नाटका बैंक 2008 से 2023, ठीक है, ये 160 और 36 के बीच में अटका हुआ था स्टॉक। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स चला ही नहीं है स्टॉक। ब्रेकआउट हुआ एंड देन इट्स देयर। क्या ये एक्स फैक्टर करेगा या रेंज टारगेट करेगा? क्या टाइम फ्रेम हो सकता है? प्लीज कैलकुलेट योरसेल्फ, बट इट इज़ फिटिंग आवर क्राइटेरिया। तो हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जहाँ पे जो हमने डिस्कस किया वो क्राइटेरिया मीट करता है। दीज आर ऑल क्वालिफाइंग। ओके, इंटरेस्टिंग स्टॉक, बहुत लोगों को इसने पेन दिया, विच हैज गिवन मैक्सिमम पेन टू मेजॉरिटी। ठीक है, तो हमारा रेंज आता है 2100-2500। क्या ये कर पाएगा? अगर आप देखेंगे इट इज़ क्वालिफाइंग ऑल दैट क्राइटेरिया। ह्यूज कंसोलिडेशन है 2021, अभी भी चल रहा है क्योंकि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। जब ये क्लोज होगा, डाउ थ्योरी सेटिस्फाई होगा, ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा, वॉल्यूम होगा, क्या ये कर पाएगा? उसके लिए क्या टाइम ले सकता है? फॉर्मूला तो आपके पास है, प्लीज कैलकुलेट योरसेल्फ। कैन इट बिकम एन आउट परफॉर्मर? क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। बरोबर है। ठीक है। उसके बाद आता है ICICI एंड एक्सिस। ठीक है। एंड एक चीज़ आप देखो, जो कोविड टॉप था 12,000 निफ्टी में, वहाँ से वी आर ऑलमोस्ट डबल। और बैंक निफ्टी का कितना था कोविड टॉप? 32,800। अच्छा जी, बस तो हम कहाँ हैं अभी? सो वी आर एक्चुअली 25-30% गैप बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मतलब हमको भी डबल, यूजुअली क्या होता था पहले, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी साथ में चलते थे, दोनों डबल होते थे, राइट। अभी उसके हिसाब से 65,000 होना चाहिए था बैंक निफ्टी का, हुआ नहीं है। वी आर नॉट इवन एट 55,000। सो देयर इज ए लैक, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स ने परफॉर्म नहीं किया। वन ऑफ द रीजन इज HDFC बैंक। हाथी नहीं किया परफॉर्म। बिल्कुल, हाथी ने नहीं चला। क्या हाथी अब चलेगा या खरगोश बनेगा? अभी वो देखना पड़ेगा। मतलब भागना चाहिए तो खरगोश ही बन सकता है वो। ठीक है, दिस इज वन स्टॉक। एंड हमने बात किया मल्टी डेकेड, आपने जैसे बता, बहुत रेयरली हमारे लाइफ टाइम में ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं जहाँ पे बड़ा पैसा बनता है। ये देखिए, ये 2011 का टॉप
और 1980, मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी चल रहा है 2024, यानी 44 ईयर्स का कंसोलिडेशन चल रहा है। मतलब वो रेंज के बीच में चल रहा है। अगर आप टिम्पल टेक्निकल्स अप्लाई करेंगे तो ये कप एंड हैंडल आप बोल सकते हैं। क्या ये ब्रेकआउट हो सकता है 25-26 में? जब ये ब्रेकआउट होगा उसका रेंज होगा $50 एंड $4। क्या ये रेंज का टारगेट अचीव कर सकता है? क्या ये एक्स फैक्टर बन सकता है? तो सोचने वाली बात है। इट कैन बिकम अ मल्टी डेकेड कंसोलिडेशन। सो गोल्ड चल गया, क्या सिल्वर का टाइम आएगा? तो चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने बात किया, मल्टी डेकेड डजंट हैपन वेरी ऑफन। तो ये इंटरेस्टिंग बेट होगा फॉर अ डेकेड। तो मेरे हिसाब से बहुत कम स्टॉक्स या मेटल्स हो सकते हैं इतना बड़ा कंसोलिडेशन में गया होगा। बरोबर है। तो ये एक वन एग्जाम्पल है। आई थिंक विद दिस माई प्रेजेंटेशन इट्स सही है। वैसे 1980 में तो सेलिब्रेशन चल रहा था, 78 में मैं हुआ, उसके बाद में जी। चांदी सेलिब्रेट कर रहा था। जी। आज आपके साथ बैठ के ना ऐसा फील हुआ कि मजाक करते हैं इनके साथ। क्यों ऐसा? आई थिंक आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपने कूल जोन में डाल दिया हमको। नहीं तो मैं जनरली सीरियस रहता हूँ। क्यों सीरियस रहता हूँ ना मैं? मेरा टीम भी बोल रहा है कि आप जनरली सीरियस रहते हैं। टुडे यू आर इन अ डिफरेंट मूड। ओके, इट वाज फन, रियली फन। थैंक यू सो मच। बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी, आपने बहुत सिंपल कर दिया। एक आम आदमी के लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस लोग प्रैक्टिस करें इसको और वो करें जो ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है करने। जी प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक ले लिया और वो 5% गिर गया जी, और वहाँ घबराहट हो जाती है और वहाँ सौदा कट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि राइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि मल्टी बैगर्स में आपको लंबा व्यू रखते हैं, लंबा मूव मिलता है। एंड जो कम टाइम में जो रैली आता है ना, एंड दिस करेक्शंस आर पार्ट ऑफ द गेम, एंड पीपल सस्पेक्ट दैट इज अ प्रॉब्लम। जैसे 10% चल गया, देन 5% डाउन हो गया, पीपल स्टार्ट डाउटिंग द मूव, देन यू लूज आउट। तो जो बड़े लोग हैं, बड़े पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि लंबा खेलते हैं। तो लंबा खेलेंगे तभी पैसे बनेगा। तो दिस इज वन ऑफ द वे। अरे इसके लिए तो हमको दिन भर ट्रेडिंग भी नहीं करना है। बिल्कुल। ये आप एक्चुअली वीकेंड ट्रेडर बन जाइए। वीकेंड में 2 मैं घंटा आपको दे दो। बताऊं, हाँ मैं इतना घूमता कैसे हूँ? मैं पैसे लगाता हूँ, मार्केट अपना काम करता है, मैं अपने काम करता हूँ। बताओ। तो यू डोंट हैव टू लुक एट मार्केट। सी, मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे आप पैसे लगाओ, देन यू फॉरगेट। डोंट लुक एट द स्क्रीन एवरी डे, एवरी आवर। आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टॉक विल डू इट्स जॉब, यू डू योर जॉब, एंड इट इज स्ट्रेस लेस थिंग एक्चुअली। सही है। अब मुझे एक बात बताइए, कोई स्टॉक हमने देखा जी वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है जी। और वो जो सेक्टर है जिसमें वो स्टॉक बिलोंग करता है हाँ वो भी साथ साथ में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जी तो ये दोनों फैक्टर अगर सही है जी, तो मैं अपना पोजीशन को और रख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। पहले आपको टॉप डाउन अप्रोच ही देखना है। टैप डाउन देखना मतलब पहले आप सेक्टर को ही देखेंगे। अच्छा ठीक है। जब सेक्टर ब्रेकआउट हो रहा है, सेक्टर का कंपोनेंट कौन है? बट इसमें इंडाइसेस लिमिटेड है ना सेक्टर में। हाँ बिल्कुल है। तब आप अपना खुद का इंडेक्स बना सकते हो। जैसे शुगर का नहीं है, डिफेंस का नहीं है, अभी शायद बन गया होगा, आई डोंट नो। ठीक है, या ग्लास हो या पेपर हो नहीं या शिपिंग हो, तो आप ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है, आप अपना इंडेक्स बना सकते हो बेस्ड ऑन मार्केट कैप। आप इक्वल वेट भी बना सकते हो, या बेस्ड ऑन द प्राइस यू कैन मेक इट, देन यू कैन वॉच इट एक्चुअली। अदरवाइज जब आप लिक्विड सेक्टर में खेलेंगे, जैसे कि PSE है, PSU है, मेटल्स है, IT है, देन आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। या प्राइवेट बैंक से, हाँ उनमें दिक्कत नहीं है। बट वही है कि जो बड़ा पैसा है ना, वो जो अनकवर्ड स्टॉक्स होते हैं ना, या जो वो इंडाइसेस में नहीं होते हैं स्टॉक्स, जी, जैसे अभी पेपर स्टॉक है, हाँ। एग्जांपल लेते हैं, लिक्विडिटी कम होता है, लिक्विडिटी कम है, दिख नहीं रहे हैं, जेके पेपर वगैरह ब्रेकआउट दे दिया, या अब वो आपको पेपर का इंडेक्स तो है नहीं, मिलेगा नहीं। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हर इंडस्ट्री का जो टॉप 2 स्टॉक है उसको क्लोजली ट्रैक करें। बिल्कुल। इंडिया में 115-120 इंडस्ट्रीज है, हमने स्टॉक में डाल रखा है। जी। अगर उसके टॉप लीडर को ही ट्रैक कर लिया तो मोटा मोटी वो तो रिप्रेजेंट ही करता है सेक्टर का आपको मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। मे बी यू कैन इंक्लूड अदर स्टॉक्स फ्रॉम द सेम सेक्टर। आप जैसे मैंने बताया, आप सारे स्टॉक्स को इंक्लूड करके इक्वल वेट इंडेक्स बना सकते हो। तो ये इंडेक्स मतलब खाली प्राइस ऐड कर देना
सही नहीं है तो वो टीडियस प्रोसेस हो जाएगा अगर आप मार्केट कैप आप ऐड करेंगे उसको देखेंगे देन इट बिकम्स चैलेंजिंग। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो सेक्टर्स है इसमें आप बहुत बड़ा पैसा भी नहीं लगा सकते क्योंकि लिक्विड, अगर आप कल जाके 5 लाख शेयर्स बेचना है या लेना है, 10 लाख बेचना है लेना है, तो इट बिकम्स ए चैलेंज। एज अ फंड मैनेजर ऑब्वियसली आपके क्राइटेरिया होंगे, बेटे एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है। बिल्कुल कितना रुपया, 5-10 लाख रुपए तो लोग काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो हमने डिस्कस किया, इट शुड बी मोर ऑफ लिक्विड सेक्टर। लिक्विड सेक्टर में वहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट इजीली हो जाता है, दैट इज़ वेरी की, क्योंकि कुछ हो गया तो एग्जिट रास्ता भी होना चाहिए। तो मोटा मोटी आप मान लो NSE 500 स्टॉक्स, टॉप 500 स्टॉक्स है, वो यूनिवर्स पकड़। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बट आपके पास कितने पैसे, हाँ पैसे तो लिमिटेड है। वैसे 5000 स्टॉक्स है, सब पे तो नहीं लगा सकते। हाँ यू लुक एट स्टॉक्स एंड सेक्टर विच आर क्वालिफाइंग दीज क्राइटेरियाज एंड यू इन्वेस्ट। आपने थोड़ा सा भी कभी भी ट्राई नहीं किया क्या एक फंडामेंटल फिल्टर डालने का? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं? मैं बैक कर सकता हूँ। हाँ जैसे कि अगर SBI ब्रेकआउट हो रहा था 360 में, हाँ तो आप बैक कर सकते हैं फंडामेंटल। कभी कभी क्या होता है, प्राइस इज अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी राइट, क्या या मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहता है। तो जब तक फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाएगा तब तक प्राइस भाग जाएगा। आप करेंगे क्या? देखिए अल्टीमेटली प्राइस कौन मूव करेगा? स्मार्ट मनी। इफ दे आर मूविंग द प्राइस, इफ दे आर एंटरिंग, दे नो समथिंग मोर देन यू एंड मी। तो हमें करना क्या है? फॉलो द स्मार्ट मनी। जब वो एंट्री करेंगे एंट्री, एग्जिट करेंगे तो एग्जिट। सो नो क्वेश्चन आस्क्ड। फॉर मी द जॉब इज टू फॉलो द स्मार्ट मनी। आई एम नॉट द स्मार्ट गाय, द स्मार्ट पीपल नो समथिंग बेटर, सो आई डोंट अप्लाई माई माइंड टू मच। तो जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि फंडामेंटल खराब भी हो सकते हैं उस सिचुएशन में। जैसे PSU बैंक्स देखो कितने खराब थे, लॉस मेकिंग थे। अभी देखो फंडामेंटल्स अच्छे लेकिन प्राइस कहाँ पे? क्या आप चेस कर सकते हैं ये प्राइस में? वेरी डिफिकल्ट। PSE देखो सेम, रियलिटी देखो सेम सिचुएशन। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू एंटर एट द accumulation स्टेज और ब्रेकआउट आफ्टर accumulation स्टेज। दैट्स व्हेन द लार्ज मनी इज मेड। तो अभी एक्यूमुलेशन स्टेज जो बड़ा वाला था वो चला गया, जी अब अपने को छोटे छोटे एक्यूमुलेशन मिलेंगे तो है ही। जी, जैसे हमने देखा HDFC बैंक इज 3 ईयर कंसोलिडेशन। हाँ हाँ एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। हाँ। कर्नाटका बैंक है, रिको ऑटो है, हमने और भी एग्जांपल देखा। तो यू कैन फाइंड, फिल्टर आउट कर सकते हैं। पर उसमें छोटे छोटे टारगेट ही फिर आपको टारगेट करना चाहिए। बड़ा भी मिल सकता है लेकिन उसका टाइम फ्रेम बड़ा हो सकता है। जैसे कि 5 साल का होगा तो 5 साल अगर आप टाइम फ्रेम कैलकुलेट करेंगे तो आप नहीं सोच सकते कि कल निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया, सो दैट शुड नॉट इम्पैक्ट योर डिसीजन मेकिंग। जब आपका व्यू है 5 ईयर्स का या 4 ईयर्स का या 3 ईयर्स का, देन यू शुड स्टिक टू द प्लान। दैट्स द होल पॉइंट। अभी मार्केट लग रहा है कि देखो 20,000 पे भी मार्केट लग रहा था एक्सपेंसिव है, 21 में भी बोले बहुत चल गया, अब क्या चलेंगे मिड कैप स्मॉल कैप, अभी भी नए हाई मार रहे हैं। तो नेवर अंडर द एनी इंप्रेशन दैट मार्केट हैज रन अप टू मच, इट कैन गो अप स्टिल, बट लॉन्गर टर्म व्यू जब इन्वेस्टर के लिए क्या है, ही इज नॉट इन्वेस्टिंग फॉर अ मंथ और नॉट अ वीक, so he is investing for a year or 2, so it should not impact you in my opinion. Sure. मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी। इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आया तो स्टॉक्स गिरे 15% जी। 20% भी स्टॉक गिरे। जी उस सिचुएशन में जिसके पास शेयर है उसका या तो प्रॉफिट पूरा वाइप ऑफ हो गया उस समय, एटलीस्ट मार्क टू मार्केट तो दिख ही रहा है कि खत्म हो गया, या थोड़े लॉसेस भी हो गए, बिकॉज मार्केट अगर गिर रहा है तो स्टॉक्स तो गिरेंगे। बिल्कुल। इन दैट सिचुएशन उस दिन आपने क्या किया था या क्या करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहाँ लिया था। हाँ, अगर आपने एग्जिट पोल जो रिजल्ट आया उस दिन दिया, देन यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ अगर आपका एंट्री, जैसे हमने बात किया, यू हैव अ राइट एंट्री पॉइंट, देन यू हैव अ कुशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर यू आर इन 40% गेन, 50% गेन, वो तो वाइप ऑफ हो गया ना। हाँ डिपेंड करता है। अगर 15% वाइप ऑफ हो गया, मैंने एंट्री नीचे ठीक किया था, हाँ, और मेरे को 40% गेन मिल रहा था और वो सारा वाइप ऑफ हो गया उससे। अगर वो 40% वाइप ऑफ हो गया तो देन इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट आई डोंट थिंक एवरी स्टॉक वुड हैव फॉलन 40% एक्सेप्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स इन माय ओपिनियन। नहीं 40% नहीं, मैं जस्ट आपको गलत नंबर दे दिया जी। जनरली क्या होता है, 100 का चीज जब 150 होता है, 50% हुआ, 150 से जब गिरता है वो परसेंटेज टर्म्स में छोटा गिरा, हाँ, लेकिन वो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो पूरा 50 पे ले जाता है। जी जी। तो जनरली सी व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि इंडिया में ना अभी तक
बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बड़ा फॉल देखा है। या राइट राइट 5 साल में ना भर भर के पैसे बन गए हैं। बिल्कुल मार्केट ने पैसा बांटा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम लोगों ने 2008 देखा है। बिल्कुल हम लोगों ने वो फॉल 2020 का कोविड का फॉल देखा है, which was very very कि जब Even पूरा 2008 2008 प्रॉफिट पूरा खत्म और लॉस आ रहा है। अब उस समय बेस्ट तरीका तो ये है कि स्विट्जरलैंड ट्रिप बना लो एक। निकल जाओ, जो कि मैंने इस बार किया, निकल गया कि बाप रे करने नहीं कुछ तो बच गए। Right. बट एक आम आदमी नहीं बच पाता है। राइट राइट तो हाउ डू यू डील दैट मेंटल स्टेज ऑफ losing your money, earning, and then also losing some money where you don't know what to do? देखिए एक चीज़ सिंपल है, अगर आप प्रॉफिट में है, हाँ अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया हाँ हाँ विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, हाँ। अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो गया यू शुड एग्जिट। तो क्या मैं छोटी अवधि का चार्ट देख के ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम बड़ा है हाँ तो आप वीकली चार्ट देख सकते हो। बरोबर है। ठीक है, अगर आपने 1-2 महीने के लिए लिया है देन यू स्टॉप आउट हो सकते हैं लोग। तो एग्जिट करने के लिए क्या मैं टाइम फ्रेम को रिड्यूस कर सकता हूँ? बिल्कुल एंट्री करने के लिए मैं लंबा टाइम फ्रेम रखा, बिल्कुल बट एग्जिट के लिए लोअर टाइम फ्रेम कर लिया ताकि मैं जल्दी निकल पाऊँ। बिल्कुल, जैसे 75 मिनट्स में आप देख सकते हो, हाँ 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 तो आपको जल्दी एग्जिट मिल जाएगा। बरोबर है। क्योंकि अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो यू कांट वेट फॉर वीकली चार्ट, राइट राइट? सो योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट पर्पस, राइट? एकदम। सो यू कैन रिड्यूस योर टाइम फ्रेम टू एग्जिट, तो तब आपका स्टॉप आउट हो सकता है। जैसे कि मेरे स्टॉक्स में भी कुछ एग्जिट हुए थे, हाँ हाँ बट जब मेरा इन्वेस्टमेंट इज फॉर सर्टेन टाइम, जैसे कि मैंने प्राइवेट बैंक्स थे, हाँ। अगर आप मैं 3-4 महीने पहले लेके बैठे, जैसे मैंने बात भी किया था, हाँ हाँ तो मेरा अगर कॉस्ट पे आया, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग। बट जब ट्रेंड रिवर्स ही नहीं हुआ, बिकॉज दैट वन डे फॉल हैज नॉट रिवर्स द होल ट्रेंड। हाँ जैसे डाउथेरी हमने बात किया, अगर ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, स्टिक विथ इट, लेट द मार्केट डिसाइड वेदर ट्रेंड इज रिवर्स्ड और नॉट। अगर कल मार्केट फिर गिर जाता था उसके नेक्स्ट डे, अगर ट्रेंड रिवर्स होता था, आई हैड नो ऑप्शंस, आई हैव टू एक्सेप्ट द डिफीट एंड मूव ऑन। बरोबर है। राइट। तो ये आपका रिस्क प्रोफाइल जो है उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बना लीजिएगा जी। क्योंकि इनका मेरा हो सकता है रिस्क प्रोफाइल ऐसा हो कि वीकली चार्ट में घुसे हैं, उस दिन गिर गया अपने को नहीं हटाना है जी और हो सकता है आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए जी। तो आप छोटी अवधि से निकल जाएगा। तो अपना संभाल के Everybody. रखो बॉस। Absolutely, everybody has a different risk appetite and different time frame of investment. Right. ठीक है, my risk and my investment time frame can be different from yours. ठीक है, I can I can take more pain than you. तो उस चीज में आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबका पेट साइज एक नहीं हो सकता है, राइट? तो इट इज ऑलवेज डिफरेंट, तो यू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट, सिंपल। परफेक्ट शिवाजी, मजा आया। Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate your effort flying all the way from Germany and then recording this one. Today you have a bad stomach, but still you are recording. और आपके बॉडी लैंग्वेज में कहीं नहीं दिखा कि आपका स्टमक में प्रॉब्लम है। आपके साथ हो तो एक्साइटेड हूँ तो सारा पेन भूल जाते हैं। I think that's a passion of teaching, which was clearly reflected in this video. Thank you so much. My pleasure, Vivek ji. Thanks for your time. Thank you. And best of luck to all the viewers. Yes, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई भी हमारा लर्नर, हमारे यहाँ बेसिकली सीरियस लर्नर्स ही, हमारे यहाँ फ्री राइडर्स, क्योंकि हम इंटरटेन तो करते ही नहीं। आई थिंक आज मैंने कुछ ज़्यादा इंटरटेन कर दिया, नहीं तो मैं इंटरटेन नहीं करता हूँ। इट्स वेरी बोरिंग वीडियोज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे यहाँ सीरियस लर्नर्स हैं, तो अगर वो कुछ क्वेश्चंस पूछे कहीं पर भी तो जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए मज़ा आया होगा और आपको कमेंट में लिखना है क्या क्या हमने होमवर्क दिया। एक तो वो लिखने का है, सारे स्टॉक्स का जो शिवाजी ने कैलकुलेशन दिया उसके हिसाब से बताइएगा, BPCL आप बताइएगा, और जो भी स्टॉक शिवाजी ने मेंशन किया, HDFC बैंक, आपको क्या लगता है क्या टारगेट होगा और कितना टाइम में वो टारगेट अचीव होगा, ये आप बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू हैव टू शेयर विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज जितना शेयर करोगे उतना लोगों को फ़ायदा होगा, उतना आपको कर्मा मिलेगा, आप ही का फ़ायदा होगा। तो आप देख लो, आपको फ़ायदा कराना अपना कि नुकसान कराना, इज योर चॉइस। एंड इफ़ यू हैव नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस फेस टू फेस लर्नर फ्रेटर्निटी, यू बेटर ज्वाइन दिस चैनल। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय और जय हिंद।
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.